आपकी ही मोहब्बत रहेगी। लड़की है, नागिन है, जो नींद से जाग के आई है। भारतीय सिनेमा की पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति 90 के दशक में उन नामचीन गायिकाओं में से एक थी जिसका 90 के दौर में स्टारडम ऐसा था कि हर फिल्म में उनके गाने जरूर होते थे। आशिक है तेरा नाम, नाम दिल लेना देना। अपने 4 दशक से भी लंबे म्यूजिकल करियर में कविता कृष्णमूर्ति ने 45 अलग अलग भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए और एक बेहद मंजे हुए कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी। जिसकी आवाज एक बच्चे से लेकर हर एक अदाकारा के लिए खूब जमी। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर साउथ में ढेरों गाने गाए। म्यूजिक की दुनिया में कविता कृष्णमूर्ति ने एक शानदार पारी खेली। कविता कृष्णमूर्ति ने 1995 से 1997 तक लगातार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। साल 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। आज भले ही उनकी पहचान दुनिया भर में एक बेहद कामयाब सिंगर के रूप में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा था जब कविता प्लेबैक सिंगर नहीं बनना चाहती थी। वो अपने पिता और खुद की मर्जी के मुताबिक विदेश सेवा में अफसर बनना चाहती थी। लेकिन इतने सारे सुपरहिट गाने देने के बाद क्यों इस गायिका ने संगीत की दुनिया से दूरी बना ली, और क्यों शादी न करने का फैसला लेने के बाद भी आखिरकार किस वजह से कविता को 4 बच्चों के पिता से शादी करनी पड़ी। आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे इनके करियर से जुड़े शुरुआती दौर के कुछ दिलचस्प किस्से। साथ ही बताएंगे क्यों इस गायिका ने कहा कि मेरे पति को मेरी नौकरानी से बचाओ। तो आप बने रहे हमारे साथ। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे। दोस्तों, आज की पेशकश में बात हो रही है भारतीय सिनेमा की पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति की, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक म्यूजिक की दुनिया में एक शानदार पारी खेली। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म नई दिल्ली में एक तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता टी.एस. कृष्णमूर्ति शिक्षा मंत्रालय में काम करते थे। कविता को छोटी सी ही उम्र में संगीत से बहुत प्यार था। कविता कृष्णमूर्ति के इसी प्यार और मीठी आवाज को देख उनकी एक चाची प्रतिमा भट्टाचार्य ने उन्हें रविंद्रनाथ संगीत में दाखिला दिलवा दिया। उन्होंने क्लासिकल सिंगर बलरामपुरी से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज का जादू दिखने लगा था और यहीं से 60 के दशक में वो कई इंटर मिनिस्ट्री लेवल के क्लासिकल म्यूजिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी और खूब मेडल जीतने लगी। 8 साल की ही उम्र में कविता कृष्णमूर्ति ने एक म्यूजिक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था। कविता कृष्णमूर्ति जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो उन्हें एक बंगाली फिल्म में गाना गाने का मौका मिला। साल 1971 में उन्होंने श्रीमान पृथ्वीराज में लता मंगेशकर के साथ गाना गाया। कविता कृष्णमूर्ति वैसे तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम करना चाहती थी, लेकिन 14 साल की उम्र में ही वो बॉलीवुड में किस्मत आजमाने मुंबई आ गई थी। साल 1976 में कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी पहली हिंदी फिल्म कादम्बरी में गाना गाया आएगा आने वाला, जो कि लता मंगेशकर के गाए इसी गाने का हिंदी रीमेक था। और कविता कृष्णमूर्ति ने इस गाने को गाकर बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ दी थी। इसके बाद उनके पास गानों के ढेरों ऑफर आने लगे थे। दरअसल अपने करियर की शुरुआत में कविता कृष्णमूर्ति कभी लता मंगेशकर तो कभी आशा भोसले के लिए कट डेमो गाया करती थी। असल में किसी भी सॉन्ग को फाइनल करने से पहले स्ट्रगलिंग सिंगर से वो गाने गवाए जाते हैं। सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना। साल 1980 में कविता कृष्णमूर्ति ने अपना पहला गाना काहे को ब्याही मांग भरो सजना गाया। काहे को प्यार। 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं से कविता कृष्णमूर्ति को बतौर सिंगर के रूप में बॉलीवुड में पहचान मिली। इसके बाद 80 के दशक में अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाली कविता कृष्णमूर्ति को 1987 में आई फिल्म
मिस्टर इंडिया के गानों ने सुपरस्टार सिंगर बना दिया था। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। श्रीदेवी के लिए जब उन्होंने हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से जैसे गानों को आवाज दी तो हर किसी के जहन में वह संगीत की सुरीली श्रीदेवी बन गई। इस फिल्म के गाए गानों से कविता रातों रात स्टार बन गई थी। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। कविता कृष्णमूर्ति के करियर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन कविता की इन दो दिग्गजों से मुलाकात कैसे हुई वो आपको बताते हैं। लेकिन इन सबसे पहले कविता की बॉलीवुड में एंट्री का सबसे बड़ा श्रेय हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती को जाता है। दरअसल कविता की चाची प्रतिमा भट्टाचार्य ने बचपन से ही अपनी भतीजी को क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए सपोर्ट किया था। कविता की चाची हेमा मालिनी की मां जया को जानती थी। इस तरह साल 1976 में कविता की मुलाकात जया चक्रवर्ती से हुई, जिन्होंने सुरीली आवाज वाली कविता कृष्णमूर्ति को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलवाया था। इसके बाद कर्मा के गीत ऐ वतन तेरे लिए में उनकी आवाज ने हर देशभक्त के रोंगटे खड़े कर दिए। आज भी ये गीत 15 अगस्त और 26 जनवरी को खूब सुना जाता है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन। साल 1942 में आई फिल्म और लव स्टोरी में प्यार हुआ चुपके से गाकर कविता कृष्णमूर्ति ने साबित किया कि ये उनकी सफलता की बस एक शुरुआत है। प्यार हुआ चुपके से। इस गाने को पंचम दा यानी कि R.D. बर्मन ने कंपोज किया था। इस तरह धीरे धीरे ही सही कविता की सफलता की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कविता कृष्णमूर्ति की पॉपुलैरिटी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं थी। टीवी पर रामानंद सागर के रामायण के पॉपुलर गीत हम कथा सुनाते हैं प्रभु श्री राम की को भी उन्होंने अपनी आवाज दी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। और अब समय वो आ चुका था जब हर घर में कविता की आवाज गूंजने लगी थी। इन्होंने 1990 के दशक में आनंद मिलन, AR रहमान, राजेश रोशन, आदेश श्रीवास्तव, नदीम श्रवण, जतिन ललित, विजू शाह और अनु मलिक जैसे उस दौर के लगभग सभी संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और वही सिंगर अमित कुमार, मोहम्मद अजीज कुमार सानू, उदित नारायण जैसे उस दौर के बेहतरीन गायकों के साथ गाने गाए। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है। साथ ही कविता ने यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया भर में परफॉर्मेंस दिए। बात करें इनके पुरस्कार और सम्मान की तो कविता कृष्णमूर्ति को साल 2005 में पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा इन्होंने अपने करियर में 4 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड भी जीते। बात करें इनके निजी जीवन की तो कविता कृष्णमूर्ति ने साल 1999 में एल सुब्रमण्यम से शादी कर ली। वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था। एल सुब्रमण्यम को पहले शादी से 4 बच्चे हैं, जबकि कविता की अपनी कोई संतान नहीं है। दरअसल 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया ने अपने गानों की कामयाबी के बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी, लेकिन एक दिन उन्हें मशहूर वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम का फोन आया और उन्होंने बताया कि वो एक फिल्म कर रहे हैं, उसमें उन्हें हरिहरन के साथ एक गाना गवाना चाहते हैं। कविता एल सुब्रमण्यम के परिवार से पहले से ही परिचित थी। पत्नी विजय शंकर की कैंसर के चलते मौत के बाद सुब्रमण्यम अपने 4 बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रहे थे। रिकॉर्डिंग के दौरान कविता ने उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना। सुब्रमण्यम ने कहा कि बस किसी तरह जिंदगी कट रही है। इसके बाद रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कविता का अक्सर बेंगलोर आना जाना होता था, जहां सुब्रमण्यम और उनके बच्चों से उनकी मुलाकात होती थी। सुब्रमण्यम एक बेहद ही सुलझे हुए इंसान है और यही वजह रही कि कविता उनको पसंद करने लगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे की जरूरत है और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किल तब आई जब साल 2010 में उनकी नौकरानी ने उनके पति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया।
दरअसल कविता के घर में 5,000 रुपए की चोरी हुई, जिसका शक नौकरानी पर गया। इसी के चलते सुब्रमण्यम ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि नौकरानी ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया था, जिस पर नौकरानी मीडिया में जाकर बयान देने लगी। इसके बाद कविता कृष्णमूर्ति को अपने पति के बचाव पे उतरना पड़ा। तब कविता ने कहा था कि प्लीज सेव माय हस्बैंड, लेकिन बाद में ये मामला सुलझ गया। इन दिनों कविता कृष्णमूर्ति बॉलीवुड में एक प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना चुकी हैं। वे वापसी करने में हिचकिचाती हैं। इसका खुलासा उन्होंने कुछ साल पहले ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया। कविता कृष्णमूर्ति ने बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं, काफी हद तक वो उस वजह से प्लेबैक सिंगिंग में एक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं पहले काम किया करती थी वो इस दुनिया से चले गए हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत का निधन हो गया और फिर आर.डी. बर्मन भी चले गए। विजू शाह और जतिन ललित जैसे म्यूजिक कंपोजरों ने काम करना बंद कर दिया। अनु मलिक कम फिल्में करने लगे। फिर नए म्यूजिक डायरेक्टर की खेप आई और इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट कल्चर भी आया। रियलिटी शोज नए सिंगर्स लेकर आए, जिनका करियर छोटा रह गया। हमारे टाइम पर आर्टिस्टों का करियर लंबा और काफी सफल होता था। गानों की सिल्वर जुबली होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। साथ ही वो कहती है कि आज के टाइम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजें हैं जिन्हें धड़ल्ले से फॉलो किया जा रहा है और इन्हीं की वजह से वे बॉलीवुड में काम करने से बच रही हैं। उन्होंने कहा था कि आजकल एक ही गाने को 8-9 लोगों से रिकॉर्ड कराया जाता है। किसी को ये नहीं पता होता कि गाने में किसकी आवाज को रखा जाएगा। कभी कभी एक ही सिंगर की आवाज गाने में रखी जाती है और कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर की ही आवाज फाइनल हो जाती है। हालांकि मैंने ना तो कभी इस तरह के सिस्टम में काम किया और ना ही मैं ऐसे सिस्टम में काम करना चाहती हूँ। मैं इंडस्ट्री में एक सिंगर के रूप में इतने सालों तक काम कर चुकी हूँ और म्यूजिक कंपोजर्स मेरी कमजोरी और ताकत जानते हैं। कविता कृष्णमूर्ति को इस बात का दुख है कि आज के दौर में अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान के अलावा लोग किसी और सिंगर के गानों की आवाज को पहचान नहीं पाते। कविता कृष्णमूर्ति अब इसी शर्त पर इंडस्ट्री में काम करना चाहती है कि जो भी गाना उन्हें ऑफर हो उसमें उनकी ही आवाज को रखा जाए। कविता कृष्णमूर्ति ने कहा था कि उन्हें तब बहुत बेइज्जती महसूस होगी अगर उनके गाए गाने को फिर किसी और से गवाकर रिप्लेस कर दिया जाए। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि मैंने कभी गाना गाना नहीं छोड़ा। वो बताती हैं कि मैं पिछले 30 से 35 वर्षों से ब्रोकन कोल्ड से पीड़ित हूँ। मैंने अभी भी गाना नहीं छोड़ा है। आज भी मैं स्टेज शोज करती रहती हूँ। मुझे साइनस की बहुत सारी समस्या है। कभी कभी मैं अस्थमा से भी पीड़ित होती हूँ, लेकिन मैंने गाना छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा है। कविता कृष्णमूर्ति ने अपने पति एल सुब्रमण्यम के साथ मिलकर सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने अपने नाम पर एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम कविता कोश ऐप है। ये ऐप एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। अभी के समय में कविता अपने पति और बच्चों के साथ बेंगलोर में रहती हैं। आज भी वो स्टेज शोज खूब करती हैं। संगीत की दुनिया में आज भी उनका प्यार बरकरार है। मिलते हैं आपसे अगली पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर।